कुछ ही देर में ओलाफ के साथ कई मजेदार घटनाएं होने लगती हैं। बेचारा पहले तो ये सब देखकर थोड़ा मजा लेता है, लेकिन कुछ समय बाद डरने लगता है। तभी अचानक वहां तेज हवा के साथ भयानक तूफान शुरू हो जाता है। वे सभी हवा के वेग से इधर उधर उड़ने लगते हैं। एल्सा अपनी जादुई शक्तियों से बहुत कोशिश करती है, लेकिन तूफान को रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद वह बाकी सभी को तूफान से बाहर निकाल देती है और खुद उसी के भीतर फंस जाती है। बाहर खड़े सभी लोग उसके लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। एल्सा अपनी जादुई शक्तियों के बावजूद तूफान से लड़ नहीं पा रही थी। वह बार बार कोशिश करती है। तभी उसे अपने पूर्वजों की यादों की झलक दिखाई देती है, लेकिन वह उन्हें ठीक से समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद एल्सा अपनी शक्तियों से तूफान को शांत कर देती है। तूफान थमने के बाद सभी वहां बर्फ की बनी कई तरह की मूर्तियां देखते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें उसके पिता की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन उसके पिता को एक जनजाति की लड़की पकड़े हुए है। वे समझ जाते हैं कि शायद उसी लड़की ने उस दिन उसके पिता की जान बचाई थी। जब वे इस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी कुछ जनजातीय लोग आकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उसी समय एरेंडेल के सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल कई साल पहले तूफान के कारण एरेंडेल के सैनिक यहीं फंस गए थे। दोनों समूह फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एल्सा अपनी जादुई शक्ति से सबको अलग कर देती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं, आखिर ये लड़की है कौन और इसके पास ये जादुई शक्ति कैसे आई। तभी ओलाफ एल्सा और आना के बचपन की सारी बातें सबको बता देता है। तब वहाँ का सेनापति पूछता है, क्या तुम सच में हमारी एरेंडेल की रानी हो? एल्सा कहती है, हाँ, मैं वर्तमान रानी हूँ। आना सेनापति को पहचान लेती है और कहती है, आप जरूर एरेंडेल के सेनापति हैं। आपकी तस्वीर हमारे महल में लगी है। सेनापति पूछता है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? दोनों बहनें बताती हैं कि उनके माता पिता 6 साल पहले समुद्री यात्रा में जहाज डूबने से मर गए थे। एल्सा सभी से विनती करती है कि आपस में लड़ाई न करें। वह कहती है कि किसी जादुई शक्ति ने उसे यहाँ बुलाया है और वह प्रकृति के इस अभिशाप को जरूर खत्म करने की कोशिश करेगी। तभी अचानक आग की जादुई शक्ति वहाँ आ जाती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। एल्सा उस आग से लड़ती है और उसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है। वह आना से वहाँ से चले जाने को कहती है। क्रिस्टोफ आना को वहाँ से ले जाता है। आग का पीछा करते करते एल्सा दूर तक चली जाती है और देखती है कि वह आग दरअसल एक छोटा सा जीव है। एल्सा उसे धीरे धीरे अपने हाथ में लेती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी एल्सा फिर से वही रहस्यमयी धुन सुनती है। इस बार वह छोटा जीव भी उसे सुन पाता है। कुछ देर बाद बाकी सभी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। आना अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। एल्सा प्यार से डांटते हुए कहती है, मैंने कितनी बार कहा था वहां से चले जाना। आना कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाती। ये सुनकर एल्सा प्यार से अपनी माँ का शॉल आना को उड़ा देती है। शॉल देखकर जनजाति के लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि ऐसे शॉल केवल उन्हीं के होते हैं। तब वे समझ जाते हैं कि जनजाति की वही लड़की एल्सा की माँ थी। दोनों बहनें दौड़कर अपने माता पिता की मूर्तियों के पास जाती हैं। उसी दिन उनकी माँ ने उनके पिता की जान बचाई थी, यानी जनजाति से उनका रक्त संबंध है। अब उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं रहती, सब एक हो जाते हैं। एल्सा सबसे वादा करती है कि वह जंगल में फिर से शांति लौटाएगी। इधर क्रिस्टोफ की दोस्ती जनजाति के एक लड़के से हो जाती है। सभी मिलकर जंगल में खुशियां मनाते हैं। बच्चे ओलाफ की नाक खींचकर खेलते हैं। वहीं एल्सा की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो उसे जंगल की जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। हवा, पानी, आग और धरती के अलावा एक पांचवी शक्ति भी है, जो सबको जोड़कर रखती है। एल्सा तय करती है कि वह उस पांचवी शक्ति को जरूर खोजेगी। क्रिस्टोफ सोचने लगता है कि वह आना को कैसे प्रपोज करेगा। उधर दोनों बहनें जंगल के एक कोने में एक पुराना जहाज देखती हैं। वे पहचान जाती हैं कि यही वह जहाज है जिसमें उनके माता पिता समुद्र यात्रा पर गए थे, लेकिन ये यहाँ तक कैसे बहकर आ गया। वे जहाज के अंदर जाकर देखने लगते हैं कि कोई काम की चीज मिलती है या नहीं। आखिरकार उन्हें एक नक्शा मिलता है, लेकिन उसमें लिखी भाषा वे समझ नहीं पाते। अन्ना देखती है कि नक्शे के कोने में उनकी माँ की लिखावट है। बर्फ खत्म होने के बाद एक नदी मिलेगी और उसी नदी में जादुई शक्ति का स्रोत है। वे समझ जाते हैं कि उनके माता पिता समुद्री रास्ते से ऑटोहोलेन नाम की जगह जा रहे थे। एल्सा अपनी जादुई शक्ति से देखने की कोशिश करती है कि असल में क्या हुआ था। तब उसे पता चलता है कि उनके माता पिता उसकी शक्ति के स्रोत को जानने के लिए समुद्री यात्रा पर गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये देखकर एल्सा टूट जाती है और खुद को दोषी मानने लगती है। अन्ना उसे समझाती है, तुम दोषी नहीं हो, तुम खास हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई शक्ति मिली है। प्रकृति ने तुम्हें यह उपहार दिया है ताकि तुम सब कुछ ठीक कर सको। इधर क्रिस्टोफ प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी जनजाति की रानी आकर बताती है कि एल्सा और अन्ना उत्तर की ओर चले गए हैं। क्रिस्टोफ निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। एल्सा अन्ना से कहती है, तुम और ओलाफ यहाँ से वापस चले जाओ, मैं अकेले समुद्र पार करके पांचवी शक्ति को ढूंढूंगी। अन्ना जाना नहीं चाहती, इसलिए एल्सा बर्फ की एक नाव बनाकर अन्ना और ओलाफ को दूर भेज देती है। वे जंगल पार करते हुए एक नदी के पास पहुँचते हैं। नदी पार करते समय उन्हें जीवित पत्थर की मूर्तियां दिखती हैं। बाद में वे एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं। दूसरी ओर एल्सा समुद्र के किनारे पहुंचती है। हिम्मत जुटाकर समुद्र में उतरती है, लेकिन लहरों में बह जाती है। फिर दोबारा कोशिश करती है और इस बार उसका सामना बर्फ के घोड़े नोक से होता है। पहले नोक उस पर हमला करता है, लेकिन अंत में एल्सा उसे वश में कर लेती है। नोक की पीठ पर सवार होकर एल्सा उफनते समुद्र को पार करती हुई ऑटोहोलेन पहुंच जाती है। वहां वह एक रहस्यमयी धुन सुनती है। बर्फ के अंदर जाकर वह देखती है कि यह धुन दरअसल उसकी माँ की ही है। यादों के जरिए उसे सच्चाई पता
चलती है उनके दादा ने जनजाति के लोगों के साथ धोखा किया था। उन्होंने दोस्ती का दिखावा करके एक बांध बनवाया था ताकि राज्य सुरक्षित रहे, लेकिन इससे जनजाति को नुकसान पहुंचा। इससे प्रकृति क्रोधित हो गई और उसने श्राप दे दिया। उसी दिन से राज्य और जनजाति अलग थलग हो गए। एल्सा समझ जाती है कि उसके दादा के अन्याय की वजह से ही यह श्राप पड़ा था। चूंकि उसकी माँ जनजाति से थी, इसलिए प्रकृति ने उन्हें पांचवी शक्ति दी थी, यानी इंसान और प्रकृति के बीच सेतु बनने वाली शक्ति। सच जानने के बाद एल्सा धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगती है, लेकिन आखिरी पल में वह अपनी जादुई शक्ति से अन्ना को एक संकेत भेज देती है। गुफा में वह संदेश पाकर अन्ना समझ जाती है कि क्या हुआ था। उसे पता होता है कि बांध टूटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ओलाफ पिघलने लगता है क्योंकि एल्सा बर्फ में बदल चुकी होती है। ओलाफ के मिटते ही अन्ना टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह पत्थर के दैत्यों को उकसाती है ताकि वे गुस्से में आकर बांध की ओर पत्थर फेंकें। आखिरकार बांध टूट जाता है और नदी का पानी बहकर राज्य की ओर चला जाता है। उसी समय एल्सा मुक्त होकर वापस आती है और अपनी जादुई शक्ति से पानी को रोक देती है। सारे श्राप खत्म हो जाते हैं, जंगल और राज्य फिर से शांत हो जाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। एल्सा कहती है, अगर तुम बांध नहीं तोड़ती तो शायद मैं वापस नहीं आ पाती। एल्सा अन्ना से कहती है कि अब से वह एरेंडेल की रानी होगी और एल्सा जंगल में रहकर पांचवी जादुई शक्ति के रूप में प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखेगी। वह अपनी जादू से ओलाफ को भी वापस ले आती है। आखिरकार क्रिस्टोफ अन्ना को प्रपोज करता है और अन्ना भी उसे गले लगा लेती है। सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक तरफ अन्ना एरेंडेल की रानी बनती है और दूसरी तरफ एल्सा प्रकृति की रक्षक।